हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूँ चांदनी जैसिल, आपकी साइंस टीचर और आप मुझे बताइए कि कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे ही होंगे आई होप। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। और इसकी अच्छी खासी वेटेज रही है अब क्योंकि दिसंबर आने वाला है, बोर्ड्स भी आने वाले हैं, तो हम बिना समय खराब किए हुए अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेटा क्या है कि देखो ये 5 to 8 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, मतलब कहीं नहीं गए 5 to 8 मार्क्स, इतना तो आने ही आना है। इससे ज्यादा का भी आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। अब देखो बेटा क्योंकि मैं बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, तो मुझे इसमें इस चैप्टर में बल्कि आपकी पूरे साइंस में ही कहाँ से क्या-क्या चीज़ें आती हैं, वो सब अच्छे से पता है। जैसे ज़ाइलम फ्लोएम में डिफरेंस पूछ लेंगे, आर्टरीज़, वेन्स, कैपिलरीज़ में डिफरेंस पूछ लेंगे, हार्ट का डायग्राम 5 मार्क्स में आ जाता है कभी-कभी। उसके अंदर आपका आयोटा, वेना कावा, आर्टरीज़, वेन्स, आपके वॉल्व्स, है ना? वो सारी चीज़ें आपसे पूछा जाता है। डबल सर्कुलेशन पूछ लेते हैं, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन पूछ लेते हैं, ठीक है? नेफ्रॉन का डायग्राम आता है, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, उसकी इक्वेशन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है और हम उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। और देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो है ना, वो ये है कि देखो बेटा इसके अंदर आपको नोट्स नहीं बनाने। कहाँ कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सारी की सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से बना दिया है अपने इस नोट्स में। और ये जो नोट्स है ना, ये आपको मिल जाएँगे जेसलवर्स पे। ये मेरा जो है वो टेलीग्राम चैनल है और ये यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल हैं, ठीक है? बस आपको यहाँ से पढ़ना और वहाँ से जाके सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना और रिवाइज़ कर लेना है। आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, बस आप ये समझ लो, समझ रहे हो? तो चलो बेटे, समय ना खराब करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो बेटा इसमें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमें क्या दिया हुआ है? हाउ डू वी नो समथिंग इज़ अलाइव, है ना? हमें पता है कैसे लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? और हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी चीज़ ज़िंदा है, अलाइव है ना? इसके बारे में हम सोचते बहुत हैं कि जो चीज़ मूव कर रही होगी, जिसकी हाइट बढ़ रही है मतलब ग्रोथ हो रहा है, इन सब चीज़ों को हम देख के कह सकते हैं कि हाँ, ये अलाइव है। इसमें क्या कह रहा है देखो, आप ये पूरा का पूरा जो आपका नोट्स है ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको तो वैसे भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लिविंग थिंग्स शो मूवमेंट, ठीक है? विजिबल मूवमेंट, रनिंग, ब्रीथिंग, ग्रोथ, है ना? जो भी चीज़ें जो हैं वो हिल रही हैं, अपना प्लेस वन प्लेस से अनदर प्लेस पर चेंज कर रही हैं, लोकोमोट कर रही हैं, है ना? लोकोमोशन करती हैं यहाँ पे आप लिख सकते हो, लोकोमोशन हो रहा है, ठीक है? तो बेटा ये सारी जो मतलब क्वालिटीज़ होती हैं, अगर ये कोई शो कर रहा है तो हम कह देंगे ईज़िली कि हाँ, ये तो अलाइव है। प्लांट्स आल्सो ग्रो, प्लांट्स भी एक छोटे से प्लांट होता है, फिर वो ग्रो होते इतना बड़ा ट्री बन जाता है ना? इवन इफ मूवमेंट इज नॉट विजिबल, लेकिन देखो जैसे हम हैं, मैं आपको पढ़ाते वक्त ही कितना मूव कर रही हूँ, है ना? अपना हैंड्स जो है वो इधर उधर मूव कर रही हूँ, मेरी बॉडी भी मूव कर रही है। आप भी पढ़ रहे होंगे मेरे सामने बैठ के, तो आपकी भी बॉडी भी मूव करती रहती है। लेकिन प्लांट्स की मूवमेंट हमें दिखती नहीं है ना? लेकिन तब भी प्लांट क्या बड़ा नहीं होता, हम सबके घरों में प्लांट्स लगे हुए होते हैं, है ना? पार्क्स में आप जाते हो, वहां पे प्लांट्स होते हैं। तो वो छोटे प्लांट्स से बहुत बड़े होते होते इतने बड़े बड़े ट्रीज बनते हैं ना, हालांकि उनकी ग्रोथ विजिबल नहीं होती, वो बढ़ रहे हैं हमें दिख नहीं रहे, लेकिन वो बढ़ते हैं। सम एनिमल्स ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, है ना? जैसे फिशेज़ हो गई, फिश हो गए, कॉकरोचेज़ हो गए, ये जो होते हैं इनको क्या आप ब्रीथ करते हुए देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, लेकिन क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स नहीं है? आर दे नॉट अलाइव? ऑब्वियस सी बात है बेटा, वो अलाइव हैं, लेकिन उनको ब्रीथ करते हुए हम देख ही नहीं पाते। इंसेक्ट्स कितने सारे होते हैं, है ना? आपने मॉस्किटोज़ देखे होंगे, जो छोटी-छोटी हाउस फ्लाइज़ होती हैं, उनमें कभी देखा है कि हाँ, वो साँस ले रही है, हमें दिख रहा है। विजिबल मूवमेंट अलोन इज़ नॉट अ परफेक्ट साइन फॉर लाइफ, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जिसमें मूवमेंट मुझे दिख रही है, सिर्फ़ वही चीज़ें अलाइव हों, ये ज़रूरी नहीं है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट साइन ऑफ लाइफ, ठीक है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है ना, जो मॉलिक्यूल्स के लेवल पर होती है, एटम्स से मॉलिक्यूल्स, फिर सेल्स, इस तरीके से। इनसाइड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमारी बॉडी जो है वो सेल्यूलर है, सेल्स से मिलकर बनी है। सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। इन सब का मतलब क्या है वो हम पढ़ेंगे अब कभी और। तो अभी क्या है देखो, इनसाइड एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली मूव, है ना? ये हमारी जो सेल होती है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया साइटोप्लाज्म, इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, है ना? जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ठीक है? और एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स वगैरह हो, वो जो आपके वो होते हैं, अरे प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स वगैरह हो गए, है ना? तो ये सारी एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स हो गए, मैं डिफरेंसेस बता रही हूँ बेसिकली। तो बेटा ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनके अंदर मूवमेंट होता रहता है ना,
सेल्स में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बनती है, तो एनर्जी किस तरीके से आ रही है, एनर्जी सेल्युलर लेवल पर जनरेट होती है। तो किस तरीके से एनर्जी आ रही है, किस तरीके से हमारी बॉडी उसको यूज़ कर रही है, वो सब सेल्स में होता है और इसीलिए उसमें कॉन्स्टेंटली मूवमेंट होती रहती है। समझ रहे हो? दिस मूवमेंट इज़ इनविजिबल टू नेकेड आई। हम उन चीज़ों को देख थोड़ी ना सकते हैं। हम तो सेल्स को ही नहीं देख सकते, तो सेल के अंदर क्या देखेंगे बेटे, है ना? सेल्स जो होती हैं, दे आर द माइक्रोस्कोपिक थिंग्स। हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है? तो सेल्स के अंदर तो देख पाना और मुश्किल हो गया। बायोलॉजिस्ट से इफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज प्रेजेंट, organism is alive, ठीक है? Though we can't see the organism moving, but if there is a cellular movement in any organism, that means it is alive. समझ रहे हो मेरी बात को? हम अगर ऑर्गेनिज्म को मूव करते हुए नहीं भी देख रहे हैं, तब भी अगर उसके अंदर, उसकी सेल्स के अंदर अगर मूवमेंट हो रही है, दैट मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म इज अलाइव। वायरसेस, नाउ दिस इज एन एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है बेटा। क्यों? क्योंकि वायरसेस जो है ना, ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट का मतलब जिसकी बॉडी के अंदर वो जाएंगे, तो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट दे एक्ट लाइक नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है? मतलब इसीलिए इनको एसेल्यूलर कहा जाता है, ठीक है? इसीलिए इनको एसेल्यूलर कहा जाता है, क्योंकि आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट दे बिहेव लाइक एन नॉन लिविंग पार्टिकल, ठीक है? मतलब ये क्या है कि एक नॉन लिविंग पार्टिकल की तरह पड़े रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये बॉडी के अंदर आ गए किसी भी ऑर्गेनिज्म की, है ना? तो फिर वो क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं और इनका अपना कुछ भी नहीं होता, ना सेल वॉल, ना राइबोसोम्स, ना मतलब कोई भी इनका मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं होता। ये जो है, दे एंटर आवर बॉडी, यूज आवर मशीनरी टू सर्वाइव। मतलब अपनी हमारी मशीनरी जो होती है ना, हमारी जो बॉडीज के सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम होता है, उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए कोई दवाई भी इनके लिए बहुत मुश्किल से ही बन पाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वायरसेस, नो मूवमेंट आउटसाइड द होस्ट, है ना? बॉर्डर लाइन लिविंग, बॉर्डर लाइन लिविंग का मतलब क्या हो गया कि लिविंग है, नहीं लिविंग है, किस तरीके से इसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है? तो जिनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है बेटा, वो होता है साइन ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, लाइक वी आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वी आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। क्यों? क्योंकि हर एक पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है। जैसे देखने के लिए हमारे पास आईज हैं, सुनने के लिए कान है, जो स्मेल करने के लिए नाक है, कोई भी चीज फील करने के लिए हमारे पास स्किन है, ठीक है बेटा? सोचने के लिए हमारे पास दिमाग है, हमारी जो यूरिन फॉर्मेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए हमारे पास किडनी है, डाइजेशन के लिए स्टमक और आपकी इंटेस्टाइन्स हैं, बहुत सारे चीज़ें। हमारी जो बॉडी होती है वो वेल ऑर्गेनाइज़्ड होती है। और सिर्फ मैं तो अपनी बॉडी की बात कर रही हूँ, जो अदर एनिमल्स हैं लाइक डॉग्स, कैट्स, रैट्स, इन सब के अंदर भी, फिश हो गई, क्रोकोडाइल्स हो गए, इन सब के अंदर भी अलग-अलग तरीके की जो चीज़ें हैं वो स्पेशलाइज़्ड तरीके से बनी हुई होती हैं। ठीक है? जैसे सेल्स के बाद टिश्यूज़ बनते हैं। टिश्यूज़ मतलब जो स्पेशलाइज़्ड टाइप के सेल्स होते हैं, दे फॉर्म टिश्यूज़। जो टिश्यूज़ होते हैं ऑफ कॉमन ओरिजिन, वो बनाते हैं आपके ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एंड देन ऑर्गेनिज़म्स। ये सारी चीज़ें होती हैं ना बेटा। यहाँ पे देखो जैसे सेल्स हैं, यह ये सेल्स हैं, सेल्स से टिश्यूज़ बना, टिश्यूज़ से यहाँ पे ऑर्गन्स बन गए, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन कंप्लीट एक ऑर्गेनिज़्म बन गया बेटा। समझ रहे हो? टू स्टे अलाइव दी दिस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स कैन ब्रेक डाउन, ठीक है? ये जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक डाउन भी हो सकता है। कैसे? देखो बेटा, क्या होता है ना कि कभी-कभी सिर्फ एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट दे आर आल्सो अलाइव, लाइक बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये भी तो अलाइव कंसिडर किए जाएँगे। तो ज़रूरी नहीं है कि सेल से पहले टिश्यू बने ही, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म और उसको हम कहेंगे अलाइव। ऐसा नहीं होता, समझ गए? टू स्टे अलाइव ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देमसेल्व्स कंटीन्यूअसली, है ना? जिंदा रहने, मान लो चोट लग गई, हमने उसे ठीक ही नहीं किया, वो चोट जो है वो ठीक ही नहीं हो पाई, सड़ गई और हम मर गए। तो फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है? तो हम लोगों को क्या है कि अगर मान लो हम लोगों को ज़िंदा रहना है ना, तो हम लोगों को रिपेयर और मेंटेन करते रहना होता है। रिपेयर का मतलब क्या है कि देखो, हमारी जो आरबीसीज़ भी होती है ना बेटे, आरबीसीज़ जो होती हैं, उनका भी एक लाइफ साइकिल होता है 120 डेज़ का, ठीक है? अगर मान लो कि हम अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, खा-पी अच्छे से नहीं रहे, तो आरबीसीज़ जो हैं वो भी क्या करेंगी? वो भी मरती जा रही हैं और जनरेट तो होंगी बॉडी में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, एनीमिया हो जाएगा, समझ रहे हो? और एनीमिया हो गया फिर बॉडी में जो है वो अलग-अलग तरीके की बीमारियाँ जो हैं वो आनी शुरू हो जाएँगी, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, कोई भी इन्फेक्शन आपको हार्म कर सकता है। तो इसीलिए क्या है, स्टे अलाइव मतलब ज़िंदा रहने के लिए ऑर्गेनिज़म्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देमसेल्व्स कंटीन्यूअसली, ठीक है? हम लोगों को अपने आप को मेंटेन करके रखना होता है हर तरीके से, न्यूट्रिशन वाइज़ और हर तरीके से। अब क्या है, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है? सीधा मेन बात पे आ जाते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्मेट में ही दिया हुआ है, ठीक है? 1 मार्कर
आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ऑल द मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कीप देम अलाइव, ठीक है? जितने भी मेंटेनेंस में फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है? हमारी बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन्स के फंक्शंस के लिए, हमारी बॉडी को फिज़िकली भी फंक्शन करने के लिए जितनी भी चीज़ें हम लोगों को हेल्प करती हैं टू कीप देम अलाइव, दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है? इवन व्हेन अ पर्सन इज स्लीपिंग और सिटिंग, लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यूज, ठीक है? अगर हम सो गए तो हम लोगों की कॉन्शियसनेस तो फिर भी रहती है ना बेटा। अगर कोई हमें इस तरीके से आके थपथपा दे तो क्या हम जाग नहीं जाते? अगर बहुत तेज साउंड आता है तो क्या हम जाग नहीं जाते? हम जाग जाते हैं, ठीक है? हम अपने कॉन्शियस में वापस आ जाते हैं। तो बेटा, ये जो पर्सन होता है, अगर हम बैठे हुए हैं, जैसे मैं आपको बैठ के पढ़ा रही हूँ, आप बैठ के पढ़ रहे होगे, तो क्या हम लोग जो हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस रुक गए? क्या मेरी आइज़ ब्लिंक नहीं हो रही? या आप जो खाना खा के बैठे होगे पढ़ने के लिए, वो क्या आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा? ठीक है? क्या यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो रही होगी? ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो रहा होगा? इंटेस्टाइन जो है वो वाटर का एब्ज़ॉर्प्शन नहीं कर रही होंगी? सारी चीज़ें हो रही होंगी। या अगर मान लो आप ऐसे-ऐसे आप पैर नीचे लटका कर बैठे हो और कोई भी चीज़ आपके पैरों पर हिट करे, तो क्या आपको पता नहीं चलेगा? तो वही वाली बात है कि जब हम बैठे भी हैं या सो रहे हैं, तो लाइफ प्रोसेसेस कंटिन्यू रहते हैं बेटे, ठीक है? व्हाई डू वी नीड लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है? हमें क्यों ज़रूरत है लाइफ प्रोसेसेस की? बेटा, ये क्वेश्चन आया है पेपर में, समझ रहे हो? ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डाल रखा है। टू प्रिवेंट डैमेज टू द बॉडी, ठीक है? हमारी बॉडीज़ के अंदर जो भी डैमेज होता है, कहीं से चोट लग जाती है या हमारे खुद के सेल्स अगर खराब हो रहे हैं, कभी हम किसी ऑटो इम्यून डिसीज़ से जूझ रहे होते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज़ जो अपने आप हो जाती है, समझ रहे हो? बाहर से होने का कोई चांस नहीं होता। अपना ही जो सेल्स होते हैं ना, वो अपनी इम्यूनिटी को ढंग से यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? टू रिपेयर एंड तो वही है, टू प्रिवेंट द डैमेज टू द बॉडी, टू रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी स्ट्रक्चर्स, ठीक है? हमारी जो बॉडी होती है, उसके जो अंदर की जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? उसको रिपेयर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए बॉडी स्ट्रक्चर्स को, टू सपोर्ट मॉलिक्यूलर मूवमेंट हैपनिंग कंटीन्यूअसली इन सेल्स, ठीक है? हमारी जो सेल्स होती हैं, देखो यहाँ पे सेल्स बना के रखी हैं, ठीक है? इसके अंदर क्या है, ये एक वैक्यूल है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, बेसिकली ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ही दिखा रहे हैं, ठीक है? किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, देखो ये न्यूक्लियस हो गया, ये गोल्जी एपरेटस हो गए, किस तरीके से जो है वो मूवमेंट हो रहा है। आपने देखा होगा गोल्जी एपरेटस हो गया, ठीक है, प्लास्टिड्स हो गए, वैक्यूल हो गया, इन सब के अपने फंक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं, हर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, उसके अंदर एनर्जी जनरेट होती रहती है, उसके लिए भी क्या चीज़ ज़रूरत होती है, क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते चले जाएँगे, ठीक है? तो ये देखो, ये किस तरीके से मूवमेंट हो रही है सेल के अंदर, ठीक है? हैपनिंग इन द सेल, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको याद भी करना है बेटा। दीज एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी, एनर्जी तो चाहिए ही, ये तो हमें पता ही है ना? हर एक सेल को फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए ही होती है, और एनर्जी आती है बाहर से इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम जो खाना खाते हैं, अगर वो हम अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस बैलेंस डाइट खाएंगे, तो हमारी जो सेल्स हैं वो भी अच्छे से फंक्शन करेंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है बेटा? एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी, जो कि फूड के फॉर्म में आता है, ये तो हमें पता ही है ना? वही मैं अभी आपको बता रही थी कि अच्छे से खाना खाओगे, अच्छी बैलेंस डाइट लोगे, तो आप अच्छे से अपनी एनर्जी जो है वो बना पाओगे बॉडी में और उसे यूज़ कर पाओगे। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि बाहर से एनर्जी हमारे अंदर आती है। जैसे कि सन जो है वो क्या करेगा, प्लांट्स को एनर्जी देते हैं, प्लांट्स जो हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं ना, दे मेक और सिंथेसाइज़ देयर ओन फूड, ठीक है? तो वो जो प्लांट्स होते हैं, उससे ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, है ना? जैसे मान लो ये माउस हो गया, उसने इस चीज़ को जो है वो खाया, ठीक है? फिर ये जो आपकी हॉक है, ठीक है? या वल्चर, ये लोग उसको जाके खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। फिर डिकम्पोज़र्स इनको डिकम्पोज़ करके वापस मिट्टी में मिला देते हैं, समझ रहे हो? तो ये एक तरीके की फूड चेन जो है वो मैंने आपको बताई है, फूड चेन है ये। तो बेटे, ये जो है ना, न्यूट्रिशन की एक साइकिल बता रखा है, ठीक है? कि जो किस तरीके से जो है वो न्यूट्रिशन आता तो बाहर से ही है ना, सन से ही सारी चीज़ें जो हैं, कोई भी चीज़ होगी वो सन से रिलेटेड होती है। हमेशा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि डीप अंडर द सी में बहुत सा जहाँ जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, वहाँ पे भी लाइफ साइकिल फूड चेन चल ही रहा है, ठीक है ना? लेकिन बेटा, ये हमेशा याद रखना है कि जो न्यूट्रिशन है ना, वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हमेशा एनवायरनमेंट से होती है ना? उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। फूड मस्ट बी ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या होता है कि देखो, हमने खाना खा लिया, वो एज़ इट इज़ पड़ा हुआ है बॉडी में, फिर उसके बाद ऑक्सीजन जाएगी ना, ऑक्सीजन वो इसको बर्न करती है, जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है। ये मैंने आपको आगे बता भी रखा है, अभी आप देखना, ठीक है? ये होता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब तक आप साँस ले रहे हो, ऑक्सीजन गई, अंदर जाके उसने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को
ऑक्सीडाइज़ कर दिया, ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में उसका ब्रेकडाउन हुआ और एनर्जी रिलीज़ हुई, तभी तो हम खाना खाते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन खाना खाने से ही एनर्जी नहीं मिलती, खाना खाना और रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन का अंदर जाना हमें जो है वो एनर्जी देता है बेटे, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। रॉ मटेरियल्स नीडेड, ठीक है? इन सब चीज़ों के लिए हमें किन-किन चीज़ों रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है? कोई भी चीज़ बनानी है तो उसको बनाने के लिए कुछ चाहिए होता है ना, कुछ सामान। तो वो रॉ मटेरियल क्या है देखो, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है? बाहर से हमें कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। ऑन अर्थ लाइफ इज़ कार्बन बेस्ड। आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो सारी की सारी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपने अभी पढ़ लिया होगा और नहीं तो हम खुद भी पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं मोस्टली मोस्टली चीज़ें जो होती हैं वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है? तो अर्थ पे लाइफ कार्बन बेस्ड होती है। फूड चेन्स फूड कंटेन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है? हमारा जो फूड होता है उसके अंदर कुछ भी खा लो, दालें खा लो, है ना? पल्सेस ले लो या जो है वो आप अपना कोई मीट का आइटम्स खा लो, व्हीट खा लो, कुछ भी खा लो, तो उसके अंदर अगर आप उसके कंपोनेंट्स को तोड़ोगे ना तो उसके अंदर आपको कार्बन मिलेगा। समझ रहे हो बेटे? केमिकल रिएक्शंस ब्रेक फूड, एनर्जी प्लस मटेरियल। ये देखो आपका ये जो मैंने यहाँ पे डाल रखा है उसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं किस तरीके से, ग्लूकोज़ मतलब हमारी बॉडी में जो फूड होता है, वो ग्लूकोज़ की फॉर्म में हमारी बॉडी यूज़ करती है ना, आपने पढ़ा होगा। ग्लूकोज़ इज़ अ काइंड ऑफ शुगर जिसे सैकराइड्स भी बोलते हैं। ठीक है? तो ये जो फूड होता है जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए, ठीक है? जब तक उसके अंदर ऑक्सीजन ना जाए तब तक उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है? और एनर्जी देखो रिलीज़ हुई, जब एनर्जी रिलीज़ हुई तो ये कहाँ जाएगी? ऑब्वियस सी बात है ये बॉडी में जाएगी, समझ रहे हो? बॉडी में जाएगी और हमारी बॉडी के सारे सेल्स उसको एनर्जी को यूज़ करेंगे, ठीक है? और बाय प्रोडक्ट्स ये दोनों हैं बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारी बॉडी के अंदर। फाइन बेटे। अब देखो इसके अंदर क्या है, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो केमिकल रिएक्शंस ब्रेक फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है और मटेरियल में आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ओके, तो ये हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जो हमें चाहिए। दीज रिएक्शंस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में होता है सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस रिएक्शंस, ठीक है? द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है? उसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, पंपिंग ऑफ हार्ट, समझ रहे हो? एक्सक्रीशन के लिए जो हमारी सारी चीजें हो रही होती हैं, मतलब हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शन कर रहा है वो, तो ये सारी चीजें मेटाबॉलिज्म के अंदर आती है बेटा। जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं बॉडी में, ये जो आपका रेस्पिरेशन है ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन ही है, समझ गए? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, फूड मस्ट बी ब्रोकन डाउन यूजिंग ऑक्सीजन, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पे पढ़ लिया हमने, ठीक है? ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम एनवायरनमेंट, है ना? हम जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है वहां से हमें ऑक्सीजन मिलती है, आपकी बॉडी खुद जनरेट कर सकती है ऑक्सीजन, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है बेटा? ऑक्सीजन कम फ्रॉम एनवायरनमेंट, हमारी बॉडी नहीं कर सकती है, और ऑर्गेनिजम्स मस्ट ऑब्टेन इट, ठीक है? हमारे जो लंग्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, हम जो सांस ले ली, ऑक्सीजन नहीं लिया, मिक्सचर ऑफ गैसेस मतलब एयर आपने इनहेल करी, लेकिन जो आपका लंग्स होते हैं ना, लंग्स के एल्वियोलाइज होते हैं, वो सिर्फ ऑक्सीजन को डिफ्यूज करते हैं, समझ गए? ठीक है ना? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे होल बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट, जैसे यहाँ पे मैंने अमीबा बता रखा है, ये किस तरीके से न्यूट्रिशन मतलब करता है, प्रोसेस किस तरीके से न्यूट्रिशन का होता है वो पढ़ा हुआ है, बताया है इसमें। जैसे इसकी पूरी बॉडी देखो, कोई सेल वॉल नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसकी पूरी बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में है। जैसे इंजेक्शन किया, कोई भी चीज जो है वो फॉल्स फीट बनाए, जिसे सूडोपोडिया बोलते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है? जो सूडोपोडिया होते हैं फॉल्स फीट, वो बनाए और क्या किया अपना, ये जो ये सूडोपोडिया बना दिया, ये फूड पार्टिकल्स है ना? ये हैं फूड पार्टिकल्स। तो फूड पार्टिकल्स को क्या किया, इस तरीके से जाके कैप्चर कर लिया और फिर क्या किया, डाइजेस्ट किया, एब्जॉर्ब किया, जितनी चीजें उसके अंदर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने थे, उसके बाद एसिमिलेट करके उसे इजेस्ट कर दिया, बॉडी से बाहर निकाल दिया, ठीक है? तो देखो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होल बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट, सिंपल डिफ्यूजन इज इनफ। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई भी चीज ज्यादा हो गई, बाहर कम है, तो हमारी बॉडी जो लेयर है बॉडी की, जैसे इसके ऊपर भी तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो लेयर है ना बॉडी की, उसके ऊपर, तो उससे क्या हुआ, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर चीजें मूव कर गई, ठीक है? तो उसे ही कहते हैं डिफ्यूजन। और इसमें सिंपल डिफ्यूजन होता है। अमीबा जो है वो एक सिंपल प्राणी है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी जो है बीमारियां कॉज कर देता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। आप इस चीज के बारे में जब अपनी हायर क्लासेस में जाओगे तब पढ़ोगे, ठीक है?
तो उसके बाद क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल सेल्स नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट। मेरी बॉडी के सेल्स हैं, है ना, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी स्किन है ना एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, लेकिन स्किन के अंदर हजार चीजें हैं, वो क्या एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में है डायरेक्ट? नहीं है, ठीक है। डिफ्यूजन नॉट सफिशिएंट, नीड स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कैरी ऑक्सीजन। और ये देखो हमारी बॉडी के अंदर भी डिफ्यूजन जो है वो होता है, ऐसी बात नहीं है डिफ्यूजन नहीं होता, लेकिन डिफ्यूजन तो बहुत बेसिक चीज है। हम बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर बॉडी बनी हुई है हम लोगों की, हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत एडवांस लेवल पर बनी हुई बॉडी है। तो सिंपल डिफ्यूजन जैसा सिंपल छोटा सा प्रोसेस जो है वो हमारी बॉडी के इतने बड़े बड़े फंक्शंस को कैरी करने के लिए इनफ नहीं है कहीं से भी, समझ रहे हो? तो वही बात है, स्पेशलाइज़ सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन करनी है, डाइजेशन करना है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इतना तगड़ा है हमारी बॉडी का, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हमारे पास अलग-अलग चीज़ें होती हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करने के लिए, फूड और ऑक्सीजन करने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरा का पूरा बॉडी का। ठीक है बच्चे? उसके बाद क्या है देखो, रिमूवल ऑफ वेस्ट कैसे होता है? हमारा हमने सारी चीज़ें जनरेट कर ली, सारी चीज़ें बना ली, यूज़ भी कर ली, ठीक है? अब वो जो चीज़ें रिमूव करनी है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया बॉडी में, वो रिमूव कैसे होगा? केमिकल रिएक्शंस क्रिएट हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स, ठीक है? हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? अब ये फूड के प्रोसेस से ही बनता है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखो, ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं और फंक्शंस हैं, जैसे स्किन जो है एक्सक्रीट्स एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट, है ना? इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, स्वेट के फॉर्म के अंदर हमारी जो स्किन है वो रिलीज कर देती है, लंग्स एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, लीवर जो है वो डेंजरस नाइट्रोजनियस सब्सटेंसेस होती हैं, अमोनिया, यूरिया उसको करते हैं। किडनी रेगुलेट द वाटर एंड सॉल्ट, रिमूव यूरिया। यूरेटर जो है ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज एड टू द ब्लैडर, है ना? यूरेटर्स जो होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं ना, जो सारी चीज होती है वो उसको ब्लैडर के अंदर डालते हैं। ब्लैडर का मतलब जब हमें बहुत ज्यादा यूरिन का प्रेशर फील होता है, तो जहाँ पे आपको पेन होता है, दे आर द ब्लैडर्स। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है यूरिन को, है ना? ऐसा लगता है ना ब्लैडर फट जाएगा अगर मान लो आपको यूरिनेशन करने के लिए कहीं पे नहीं आपको प्लेस है तो। यूरेथ्रा रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ किडनी, बेसिकली ये जो ये है ये पूरा किडनी का जो ट्रांसपोर्ट वो होता है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है ये। तो केमिकल ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं बेटा, अगर हार्मफुल प्रोडक्ट्स टाइम पे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होते तो इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है। इनफैक्ट इन सीवियर कंडीशंस इंसान कोमा में भी जा सकता है, समझ रहे हो? अनकॉन्शियसनेस कंप्लीट हो जाती है, बहुत बहुत ज्यादा अनकॉन्शियसनेस पे इंसान कोमा में भी जा सकता है। तो इसीलिए रेगुलरली बॉडी से ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, इनको निकलते रहना चाहिए, ज़रूरी है ये हमारी बॉडी के लिए, ठीक है? मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और ये जो प्रोसेस होता है ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, समझ गए? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी टिश्यूज होते हैं, है ना? हमारे पास पूरी की पूरा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है। टिश्यूज तो छोड़ ही दो, मतलब टिश्यूज तो है ही ऑब्वियसली, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, तो वो जो चीजें हैं वो तो है ही, ऑर्गन पूरा सिस्टम है हमारे पास। ये देखो कौन कौन से सिस्टम लगे होते हैं और सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें काम कर रही हैं। बाकी ये तो ह्यूमन्स के बारे में हो गया, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ कुछ-कुछ। अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म, ठीक है? अर्थवर्म के अंदर नेफ्रीडिया होते हैं, है ना? नेफ्रीडिया होते हैं। जैसे आपके कॉकरोचेज़ हो गए, कॉकरोचेज़, कॉकरोच के अंदर आपके मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं। मैल्पीजियन या गियन ट्यूब्यूल्स, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है? आपका जो फ्लैटवर्म्स होते हैं, फ्लैटवर्म्स, उनके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं। ये सब मैं क्या बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ कि कौन से जो और वो होते हैं लोग जो हैं, लोग क्या मतलब ऑर्गेनिजम्स, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्लैटवर्म्स, फिश, फिश के अंदर गिल्स होते हैं, है ना? गिल्स हो गए। और बर्ड्स हो गए, बर्ड्स, बर्ड्स जो है उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो यूरिक एसिड जो होता है, यूरिक एसिड उसको एक्सक्रीट करते हैं। इनके पास किडनीज होती हैं, ठीक है? तो बेटे ये सारे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, हमको छोड़ के, ह्यूमन को छोड़ के, हमारे पास तो एक्सक्रीटरी सिस्टम है पूरा। एक और भी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरीके से एक्सक्रीशन करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है बेटा? आगे की चीजें हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप इन चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ना और रिवाइज करते रहना मल्टीपल टाइम्स, ठीक है? आगे की क्लास हम जल्दी करेंगे, और इसीलिए क्या है कि आप लोग बस, आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम चैनल पर जाना है, दैट इज जयसिल्वर्स, ठीक है? वहां पर आपको ये नोट्स जो है बने बनाए मिल जाएंगे। जस्ट लर्न देम, ठीक है? अच्छे से याद कर लो, और हम आगे की क्लासेस अच्छे से और जल्दी करते हैं, ठीक है बच्चे? ओके, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।